सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर। देखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या और इस समय यह चर्चा में क्यों बना हुआ। ये जो टॉपिक है आईआर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद यह तथ्य सामने आया कि कई प्रकार के अपराध राज्यों या उसकी संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं जिससे मानवाधिकार का हनन होता है। अब शब्द क्या है? राज्यों या उसकी संस्थाओं के द्वारा कई प्रकार के कृत्य किए जाते हैं जिससे मानवाधिकार का हनन होता है। एग्जाम्पल में लेते हैं कि एक देश है ए देश जो है उसके पास कुछ जनसंख्या होगी और उस जनसंख्या के बीच कई प्रकार की चुनौतियां होंगी। मान लीजिए आतंकवाद का मुद्दा है, गृह युद्ध का मुद्दा है, या कोई विद्रोही ग्रुप है, या फिर वहां पर कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करता है ये जो देश है, वह क्या करता है? सेना का यूज करता है, किसी संगठन का यूज करता है, किसी पुलिस समूह का यूज करता है, और इसके माध्यम से हो सकता है कि उसके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए जाएं जो मानवाधिकार के खिलाफ हैं। यही बात कही गई है। तो जैसे मैंने कि एक देश या राज्य का एग्जाम्पल लिया, ठीक इसी तरह से जब भी कोई देश युद्ध के दौरान कोई गतिविधि को अंजाम देता है, गृह युद्ध से निपट रहा होता है, अलगाववाद की समाप्ति कर रहा होता है, जातीय निर्जातीय संघर्ष को समाप्त कर रहा होता है, या फिर क्षेत्रीय शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा होता है, तो उसकी संस्थाओं के द्वारा कई बार ऐसी रणनीति अपनाई जाती है जिससे न सिर्फ मानवाधिकार हनन का मुद्दा सामने आता है, बल्कि कई बार तो नरसंहार की घटनाएं भी सामने आती। अर्थात नरसंहार का मतलब जिनोसाइड, अर्थात एक समूह को ही समाप्त कर देना। अब ये जो घटनाएं होती हैं, कई बार देखा होगा आपने, एक देश के अंदर ही होती हैं। जैसे अगर हम चीन में कहें तो वहाँ पर जो उइगर समुदाय का मुद्दा है कुछ इसी प्रकार का मुद्दा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि केवल वहाँ की जो संस्थाएं हैं, उस देश की जो संस्थाएं वह भी शामिल हो। कई बार क्या होता है, जो बाहरी राज्य होते हैं उनके द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। जैसे हम कहें कि अमेरिका क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में अपनी सेना लगाकर क्या कर रहा है, वहाँ पर शांति स्थापित करने का प्रयास तो करवा रहा है, लेकिन कई बार वह शांति स्थापित करने के प्रयास में क्या करता है, मानवाधिकार का हनन करता है। तो दरअसल क्या होता है, जब भी कोई राज्य कार्य ऐसा करता है तो पूरे वैश्विक समुदाय की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन कार्यों को मॉनिटर करे कि आखिर यह राज्य या उसका कोई संगठन ऐसा तो नहीं कर रहा कि जिसके वजह से मानवाधिकार का हनन का मुद्दा हो या फिर जिनोसाइड अर्थात नरसंहार की घटनाएं आ जाएं, क्योंकि यह सभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। इसी प्रकार जो है कि कई बार आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कृत्य किए जाते हैं किसी सेना किसी संगठन के द्वारा जो मानवता के खिलाफ अपराध माने जाते हैं, अर्थात क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना जाता है। कई बार जो है कि युद्ध अपराध अर्थात वॉर क्राइम की भी चीज़ें सामने आती हैं, घटनाएं भी सामने आती हैं, और कई बार जो है कि क्राइम ऑफ अग्रेशन अर्थात अतिक्रमण का अपराध सामने आता है। अतिक्रमण का अपराध का मतलब यह है कि जब क्या करता है, एक देश दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करता है। जैसे ही आरोप लगाया जाता है रूस पर कि उसने क्या किया, क्रीमिया क्षेत्र का अतिक्रमण किया और उसके वजह से वहां पर रहने वाले लोगों का मानवाधिकार का हनन हुआ। तो ये जब सभी चीजें सामने आती हैं तो इससे क्या होता है, समाज में अशांति उत्पन्न होती है, मानवाधिकार का हनन का मुद्दा सामने आता है। इन्हीं सब चुनौतियों और समस्याओं को देखते हुए 17 जुलाई वर्ष 1998 को अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने के लिए रोम संधि अर्थात रोम इंस्टीट्यूट की जो है अपनाया गया, इसको लाया गया। समय कब है? 17 जुलाई 1998 को। और देखिए संविधि कौन सी है? वह है रोम संविधि। अर्थात रोम संविधि के तहत यह कहा गया कि हम क्या करते हैं कि जैसी मैंने ऊपर चुनौतियां बताई, इनको समाधान करने के लिए, इनको टैकल करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना पर सहमति जताते हैं। तो ये रोम संविधि थी, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जब तक 60 देशों द्वारा इसका अनुमोदन अर्थात रेटिफिकेशन नहीं कर दिया जाता, तब तक यह प्रभावी नहीं होगा। तो इसलिए अपनाया तो था हमने उसको 1998 में ही, लेकिन 1 जुलाई 2002 को जब 60 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, तब यह प्रभावी हुआ। 1 जुलाई 2002 तक लगभग 74 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे और इसके बाद इसको क्या किया गया? प्रभावी कर दिया गया। प्रभावी होने का मतलब यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी, अब वह प्रभावी हो गया। तो जब यह प्रभावी हो गया तो इसका काम क्या था? इसका मुख्य काम उन व्यक्तियों को सजा देना या उनके विरुद्ध निर्णय देना है जो नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराधों से जुड़े हों। अर्थात यह क्या करता है? देश को पार्टी नहीं बनाता, बल्कि किसी देश में कोई संगठन हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी को जिसके ऊपर नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ कार्य करने का जो है कि मामला बनता है, उनकी सुनवाई करता है और उन पर क्या करता है? अपना निर्णय देता है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उन सामूहिक नरसंहार या मानवता के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का आखिरी पड़ाव है, जिन पर संबंधित सरकारें जो है कि क्या करती, कार्रवाई नहीं करती। आसान शब्दों में समझाऊं कि मान लीजिए आपने देखा कि कोई ये देश है, उसके द्वारा वहां पर कोई पुलिस समूह था, उसने क्या किया? कुछ ऐसा कार्य किया जो नरसंहार की श्रेणी में आता है या मानवता के विरुद्ध आता है, तो वहां पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन क्या किया जा सकता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने मुद्दा लाया जा सकता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगा? उस पर मुकदमा दायर करेगा, उसकी सुनवाई करेगा और सजा देगा। और इस तरह से यह जो नरसंहार या मानवता के खिलाफ या वॉर क्राइम के खिलाफ जो होने वाले घटनाएं हैं, उनसे संबंधित कार्रवाई करने का आखिरी पड़ाव माना जाता है। जैसे हम अगर कोर्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को अपने देश में सर्वोच्च मानते हैं, ठीक इसी तरह से यह इंटरनेशनल लेवल पर क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए यह क्या होता? आखिरी पड़ाव माना जाता है। इस कोर्ट में समझौते में शामिल अर्थात आईसीसी का यह जो रोम संधि का समझौता हुआ था, इसमें शामिल सभी देशों के विरुद्ध या फिर गैर सदस्य देशों के उन नागरिकों पर मुकदमा दर्ज करने का इसको अधिकार देता है जो सदस्य देशों में किए गए अपराधों में शामिल हों। आसान शब्दों में समझाता हूं। जैसे कि हम कहें कि यह जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अमेरिका इसका जो है कि सदस्य देश नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान क्या है? इसका सदस्य देश है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रहती है शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसे मामले आए हैं कि अमेरिकी सेना पर यह आरोप लगा है कि वह नरसंहार के मामलों को भी बढ़ावा देती है या ऐसे कृत्य करती है जिससे नरसंहार होता है। तो देखिए, अफगानिस्तान क्या है? आईसीसी का सदस्य है। तो अब क्या हुआ? चूंकि वह उसका सदस्य है, तो वह क्या हो सकता है कि कोई गैर सदस्य देश अगर सदस्य देश के अंदर जाकर ऐसी गतिविधि करता है जो कि क्या है? मानवता के खिलाफ है, नरसंहार की श्रेणी में आता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हमने रोम संधि के तहत अपनाए थे उसके खिलाफ है, तो मुकदमा दायर किया जा सकता है। अर्थात अमेरिका भले ही सदस्य ना हो, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में उसके जो कार्य हैं वह क्या है? रोम संधि या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रावधानों के अगेंस्ट में है, इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका से भी पूछताछ कर सकता है। तो अमेरिका से पूछताछ करने के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि देश को नोटिस जारी करेगा ना, यह अमेरिका के कुछ सैनिकों पर यह आरोप लगेगा, उसके किसी ग्रुप पर लगेगा, किसी संगठन पर आरोप लगेगा, तो वह उससे क्या करेगा? उससे पूछताछ करेगा। लेकिन जब भी ऐसी चीज आएगी तो उसमें देश का नाम तो आएगा ही।
एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक देश है ए देश का कोई संगठन है, तो अगर उस संगठन पर कोई बात आती है तो उसके साथ नाम किसका जुड़ेगा? देश का। इसीलिए अमेरिका के अगर मान लीजिए किसी सेना के ग्रुप पर या CIA जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है उस पर अगर कोई बात आती है तो उसके साथ किसका नाम जुड़ जाएगा? अमेरिका का। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें बात देशों की तो नहीं हो रही, उसकी संस्थाओं, उसके व्यक्ति, उसके किसी संगठन पे होती है, लेकिन देश अपने आप क्या हो जाता है? उसका नाम इन्वॉल्व हो जाता है। इस समय 123 जो है कि राष्ट्र जो है कि रोम संविधि के पक्षकार हैं तथा ICC अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं, अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को वह आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करते हैं। लेकिन अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे देश इसके भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत भी इसका भाग नहीं है। अब यह बात हमारे दिमाग में आ सकती है कि क्या हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की? जी नहीं, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल की। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है, अर्थात यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, जबकि ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, UN का हिस्सा नहीं है। दूसरा, ICJ अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो मुख्य रूप से देशों के मध्य विवादों की सुनवाई करता है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र किसी राज्य में हुए अपराध या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा किसी राज्य में हुए अपराध या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराध तक विस्तारित है। आसान शब्दों में मैं समझाता हूं कि मैंने कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र का पार्ट है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? इसका पार्ट नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो जिम्मेदारी है वह क्या है कि सदस्य देशों में या फिर किसी बाहरी देश के द्वारा सदस्य देश के अंदर जाकर क्या करना? कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देना जिनसे मानवता का हनन होता है, मानवाधिकार का हनन होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन इसमें कार्रवाई क्या किया जाएगा? किसी व्यक्ति, किसी संगठन के खिलाफ किया जाएगा। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात ICJ के पास जिम्मेदारी क्या है कि यह 2 देशों के मध्य विवादों की सुनवाई करता है, उनका समाधान है। तो यहां पर देश सामने होते हैं, जबकि ICC के लिए क्या होता है? कोई संगठन, कोई व्यक्ति क्या होता है? प्रमुख होता है, और उसी पर वह क्या करता है? कार्रवाई करता है। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में स्थित एक स्थायी निकाय है। इसका जो क्षेत्राधिकार है मुख्य रूप से 4 प्रकार के अपराधों तक विस्तारित है। कौन सा है? एक है जीनोसाइड अर्थात नरसंहार, दूसरा है वॉर क्राइम अर्थात युद्ध अपराध, तीसरा है क्राइम ऑफ अग्रेशन अर्थात अतिक्रमण का अपराध, चौथा है मानवता के खिलाफ अपराध अर्थात क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अमेरिका ने प्रारंभ में 1993 से 2001 तक जब क्लिंटन प्रशासन का दौर था तो रोम संबंधी की जो वार्ताएं थी इसमें अपनी रुचि प्रकट की और वर्ष 2000 में उसने इस पर हस्ताक्षर भी किया। लेकिन अगले जो राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश आए उन्होंने क्या किया? वर्ष 2002 में अमेरिका को इस संधि से बाहर कर लिया। क्योंकि हमारे जो टॉपिक का केंद्र है अमेरिका, इसलिए हम अमेरिका पर बात कर रहे हैं। इस समझौते से अलग होने से पहले अमेरिका ने यह शर्त रखी थी कि यदि दुनिया भर में फैले उसके शांति सैनिकों या अधिकारियों के विरुद्ध ICC सुनवाई करता है तो वह अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। इस मांग को ICC की निगरानी के लिए बनाए गए असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज अर्थात जो यह सदस्य देश हैं ICC के, इनको मिलाकर एक असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज बनाई गई है, इसने नकार दिया। इसने कहा कि नहीं, आप यह गलत कह रहे हैं। चाहे आपकी शांति सेना हो या आप कहीं पर कोई भी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, आप क्या होंगे? ICC के तहत उसकी जो भी नियम है उनके अधीन आएंगे। इन सभी चीज़ों से अमेरिका क्या हुआ? इनसे नाराज हुआ अर्थात ICC से नाराज हुआ। उसने खुद को क्या कर लिया? अलग कर लिया। इस समझौते से जो है कि भारत भी नहीं जुड़ पाया है। भारत यह चाहता है कि नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध की परिभाषा वही रखी जाए जो भारत को
को भी मंजूर हो, क्योंकि इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने में रुकावट पैदा करते हैं, अलगाववाद की समस्या का निपटान में रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए भारत में इसमें शामिल नहीं हुआ। रूस ने वर्ष 2000 में इस पर हस्ताक्षर तो किया, लेकिन इसे अनुमोदित नहीं किया, अर्थात वह इसका सदस्य सक्रिय नहीं था, कभी जुड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, आईसीसी ने 14 नवंबर 2016 को एक आदेश पारित कर 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संघर्ष बताया, जिससे रूस नाराज हो गया और उसने कहा कि हम बिल्कुल अलग हो रहे हैं। पहले भी क्या किया था, इसने इस पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन अनुमोदन अपने देश में नहीं किया था, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो उससे जुड़ा था, अर्थात सदस्य देश तो नहीं था लेकिन जुड़ा था। लेकिन क्या हुआ कि जब 14 नवंबर 2016 को यह रूस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संघर्ष को बढ़ावा दिया है, क्रीमिया पर कब्जा किया है, तो इससे रूस अलग हो गया और उसने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहली जो सुनवाई हुई थी वह वर्ष 2006 में की गई थी। मामला था सामूहिक नरसंहार और बच्चों के सेना में भर्ती करने के मामले में, और यह जो मामला था कांगो के पूर्व सेनाध्यक्ष थॉमस लुम्बेर्गो के विरुद्ध मुकदमे को स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, यह बात आई। तो इन पर आरोप क्या लगता था, इन पर आरोप था सामूहिक नरसंहार करने का और बच्चों को सेना में भर्ती करने का। जब आईसीसी के सामने यह सब चीजें आई तो आईसीसी ने क्या किया, मुकदमा स्वीकार किया और वर्ष 2009 में इसकी लगातार सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में लुम्बेर्गो को दोषी पाया गया और 2012 में उन्हें 14 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 2009 में इस कोर्ट ने सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर हसन अहमद अल बशीर के खिलाफ वारंट जारी किया था। यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट ने क्या किया था, वारंट जारी किया था। मामला क्या था, मानवाधिकार हनन का मामला, और इसने कोर्ट ने क्या किया, इनको वारंट जारी किया। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो यह जो आईसीसी है वह विश्व में कई देशों में क्या करती है, जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसको मॉनिटर करता है, देखता है कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि अशांति को शांति में बदलने के लिए कहीं संघार की घटना हो रही है, अर्थात कहीं जीनोसाइड की घटना हो रही है, कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है जो ह्यूमैनिटी अगेंस्ट है। तो इस तरह की सभी चीज़ों को देखता रहता है और इसी के कारण इस समय आईसीसी में कुल 28 मुकदमे दायर, जिसमें से 13 मुकदमों पर कार्रवाई की जा रही है, शेष अभी प्रारंभिक विचाराधीन है, लेकिन उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर हम देखें कुछ देशों का नाम जहां पर आईसीसी ने क्या किया है, मुकदमे दायर किए हैं और वहां के मुद्दों को लिया है, तो इसमें आपको अफ्रीका के देश ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कोटे डी आइवरी है, माली है, लीबिया है, जॉर्जिया है, सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, बुरुंडी है, युगांडा है, केन्या है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, ऐसे ही देश हैं जहां पर आईसीसी ने यह देखा है कि यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे जनसंहार की बात सामने आती है, मानवाधिकार के खिलाफ जो है कि चीजें सामने आती हैं। इस समय ये जो संस्था है डोनाल्ड ट्रंप के कारण चर्चा में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश फाटू बेंसोदा अफगानिस्तान में वर्ष 2003 से 2014 के बीच बड़े पैमाने पर नागरिकों की हत्या से संबंधित मुकदमा देख रही हैं और इस संबंध में उन्हें तालिबानी नेताओं, अफगानिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार और सीआईए के बयान लेने हैं। अर्थात यह जो न्यायाधीश हैं फाटू बेंसोदा, इन्होंने यह पाया कि जो अफगानिस्तान में 2003 से लेकर 2014 की घटनाएं हुई हैं, इसमें कई नागरिकों की हत्या हुई और इस हत्या हुई है तो उनको लगा कि यह मानवाधिकार के अगेंस्ट में है, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, जो है कि रिपोर्ट तलब करनी है। और इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि हमें तालिबानी नेताओं, अफगानिस्तान सरकार, अमेरिकी सरकार और सीआईए के बयान लेने हैं और यह पता करना है कि कहीं पर यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो मानवाधिकार के खिलाफ हुई हो। न्यायाधीश ने क्या किया, मार्च के माह में अमेरिकी सरकार को नोटिस भेजा जिसका जवाब ट्रंप प्रशासन ने नहीं दिया, लेकिन जुलाई माह में अमेरिकी सरकार ने एक आदेश जारी किया कि आईसीसी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़ा कोई
कोई भी व्यक्ति अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता है, अर्थात बयान लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई प्रवेश भी अमेरिका में नहीं कर सकता। आईसीसी से जुड़े जो लोग थे जिनका वीजा जो था वो एक्सेप्ट हो गया था, उनका वीजा रद्द कर दिया गया और आईसीसी के किसी कर्मचारी की संपत्ति यदि अमेरिका में है तो उससे भी जब्त कर लिया जाएगा, यह आदेश निकाला गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि यदि कोई आईसीसी की मदद करता है तो वो उसके साथ भी यही इसी प्रकार की घटनाएं व्यवहार हो सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ कि जब अमेरिका के ऊपर यह बात आई कि हो सकता है अमेरिका के सीआईए ने, वहाँ की सेना ने, हो सकता है कि अफगानिस्तान में जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें कुछ लोगों का जो है कि मानवाधिकार का हनन किया हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, इसके खिलाफ एक्शन लिया। एक चीज मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि अमेरिका इसका मेंबर नहीं है, तो मेंबर नहीं है तो इसने क्या किया, खुद को अलग कर लिया और कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से नाराजगी केवल अफगानिस्तान के कारण नहीं है, अर्थात अमेरिका आईसीसी से केवल इस वजह से नाराज नहीं है कि वहां पर अफगानिस्तान के मुद्दे को उठाया जा रहा है, बल्कि फिलिस्तीनियों के विरुद्ध नरसंहारों में शामिल इजराइल से पूछताछ के कारण भी है। अर्थात जो इजराइल है, इजराइल पर भी बात उठती है कि फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर हो सकता है उसने जनसंहार किया है, नरसंहार किया है और इस तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल से भी पूछताछ करना चाहता है। तो इजराइल से पूछताछ अगर करना चाहता है तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय सत्ता में है और डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल से काफी बनती है। तो इन दोनों कारणों से क्या हुआ, अमेरिका नाराज हुआ कि उससे अफगानिस्तान के मामले में पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या चाह रहा है कि वह इजराइल के से भी बात करे, उनसे बयान ले और फिलिस्तीनियों के मुद्दे को देखे। और इन दोनों ही चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, यह फरमान जारी कर दिया कि कोई भी आईसीसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसका कोई व्यक्ति यदि है तो उसके अकाउंट, उसकी संपत्ति फ्रीज कर दिया जाए। साथ ही अमेरिका ने भी कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग को पर्याप्त आईसीसी के विषय में जानकारी मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आईसीसी में कई प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, कई प्रकार के मिलीभगत हैं और इसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अमेरिकी जो न्याय विभाग है उसको मिली है। तो अमेरिका का यह कहना है कि चूंकि यह आईसीसी क्या है, एक करप्ट संस्था है, यहाँ पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, मिलीभगत हैं, इसलिए हम इस संस्था से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते। हमारे खिलाफ से ये, हमारे अनुसार ये जो संस्था है वो ठीक नहीं है। वहीं पर अमेरिकी अधिकारियों ने आईसीसी में अपने पक्ष में हेरफेर करने के लिए रूस को भी जिम्मेदार ठहराया, अर्थात रूस पर भी क्या किया है, आरोप लगाया है कि वो आईसीसी के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, अमेरिका पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। वहीं अमेरिकी सेक्रेटरी जो माइक पोम्पियो है, इन्होंने कहा है कि आईसीसी जो है एक भ्रष्टाचारी संस्था है और ये सब चीजें को आगे करते हुए उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियमों को नहीं मानते, उल्टा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई अगर व्यक्ति उनका है तो हम उसकी संपत्ति को भी जो है कि जब्त कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि आईसीसी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ तभी लागू होता है जब कोई सदस्य राज्य अत्याचारों के खिलाफ मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हो। इनका कहना यह है कि यदि अफगानिस्तान में हमने ऐसा किया तो अफगानिस्तान ही करे, लेकिन आप खुद समझिए क्या अफगानिस्तान ऐसी कंडीशन में है कि वो अमेरिका के 10 सैनिक या 10 कमांडर या जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको सजा सुना पाए? नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का कुतर्क है। आईसीसी ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा यह कहते हुए किया है कि अमेरिका का यह फैसला विधि के शासन और न्यायालय की न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का जो है कि अस्वीकार प्रयास है, अर्थात हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ चीज़ों को कोट किया है, विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब क्या है, हर देश समान है। और साथ ही साथ कहा कि यह तो ऐसा नहीं था कि हमारे मन में आया कि अमेरिका से हमें प्रश्न पूछना है, यह तो एक न्यायिक कार्रवाई है, उसमें अमेरिका को साथ देना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, इसमें हस्तक्षेप किया है, जो कि है क्या है, अस्वीकार है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जो एक एनजीओ है जो वर्ल्ड लेवल में जानी जाती है, ह्यूमन राइट्स वॉच, तो इसके अनुसार संपत्ति जब्त करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने जैसे निर्णय मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों के लिए हैं, ना कि पीड़ितों के लिए। अर्थात यह जो अमेरिका ने कदम उठाया है, यह ऐसे लोगों के खिलाफ उठाता जिन्होंने मानवाधिकार का हनन किया
किया है तो समझ में आता। यहाँ पे तो अमेरिका ने क्या किया है कि मानवाधिकार का बात करने वालों को ही यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, उनकी संपत्ति पर जब्त जो है कि संपत्ति को जब्त कर लिया, जो कि गलत है, अवैध है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन ने भी इसकी आलोचना की है। फ्रांस, ब्रिटेन सहित 10 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने भी इसकी आलोचना की है और साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह के व्यवहार किए हैं, अन्य देश भी अगर इसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं तो इससे क्या होगा, मानवाधिकार का संरक्षण जो है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले से बाहर है, रूस बाहर हो ही चुका है, जो है कि चीन और भारत जहां पर दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है वो भी इसके भाग नहीं है। समीक्षकों ने कहा है कि अमेरिका जो है मानवाधिकार के मुद्दे पर दो तरफा व्यवहार कर रहा है। एक तरफ तो वो खुद मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाता है, जैसे अब वह चीन के संदर्भ में कहता है कि चीन हांगकांग के मुद्दे पर या उइगर समुदाय के मुद्दे पर वहां पर मानवाधिकार का हनन करा। दूसरी तरफ जब अमेरिका पर बात आई तो उसने क्या किया, खुद को इससे अलग कर लिया, और ना सिर्फ अलग किया बल्कि एक संस्था को ही क्या कर दिया, अविश्वसनीय साबित कर दिया, उसको झूठा, उसको करप्ट साबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि विगत कुछ वर्षों से अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उस पर बने लोगों के भरोसे को समाप्त करने का सतत प्रयास का ही एक नतीजा आईसीसी है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। अर्थात उनका कहना है कि अमेरिका में जो इस समय प्रशासन है उससे हम यही उम्मीद कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ अच्छा हम नहीं सोच सकते। उनका कहना यह है कि अमेरिका ने अपने आप को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यूनेस्को, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, ईरान न्यूक्लियर डील, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन रिलीफ फंड एंड वर्स एजेंसी, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज विथ रसिया और साथ ही साथ WHO से पहले ही खुद को अलग कर चुका है। तो ऐसे देश से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका का जो ये कदम है कहीं ना कहीं ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में वह जो मानवाधिकार का स्टैंडर्ड अपनाता है उसका पालन वो खुद नहीं करता। वह दूसरे देशों से कहता है कि आप फोर्स लेबर यूज करते हो, दूसरे देशों से कहता है कि आप मानवाधिकार का हनन करते हो, दूसरे देशों से कहता है कि सिविल वॉर नहीं होना चाहिए, दूसरे देशों से कहता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भी अगर आप कदम उठाते हो उसमें मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान में जो अमेरिका कर रहा है वह अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका की जो गतिविधियां हैं वह दो चीजों का संकेत देती हैं, या तो उसने नरसंहार किया है या फिर वह क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं इनकी स्वीकृति को ही अस्वीकार कर रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर जो चुनाव होने वाले हैं उसके बाद से जो है कि जो समीकरण सामने आते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि यह जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं उसमें यह प्रयास है कि वह अपने आप को एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत करें। हालांकि उन्होंने गलत तरीका अपनाया है जो कि मानवाधिकार से जोड़ता है। कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।